बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लिनिकल साइंस, गायनी एंड ओप्स। हम गायनी एंड ओप्स में इन दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं, ओप्स को हम सेपरेट कर रहे हैं, गायनी को हम सेपरेट कर रहे हैं। ओप्स के आपके पास प्रेगनेंसी का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है, अब इसमें आज जो हम डिस्कस अभी करेंगे इस लेक्चर के अंदर, वो आपके पास है डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। तो हेडिंग दे दें, डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, इसकी हम बात करेंगे डिटेल में। जब हम डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो हमारे पास ये माइंड में आता है कि ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम मतलब के प्रेगनेंसी को जो है ना डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप सीके टू की बात करते हैं तो सीके टू में आपके पास दो तरह के मेथड्स दिए हुए हैं जिसमें आप लोग इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। एक तो आपके पास मतलब कि बीटा एससीजी है, और सेकंड नंबर पे आपके पास है जी इसमें अल्ट्रासोनोग्राफी। तो सबसे पहले आप लोग नंबर वन पे हेडिंग दे दें। यहाँ पे एमसीक्यूज भी आप लोगों ने पिक करना है। बीटा एच सी जी टेस्ट, बीटा एच सी जी टेस्ट। अब बीटा एच सी जी की थोड़ी बहुत डिटेल आप लोग पहले भी जानते हैं, और यहाँ पे आप लोग इंशाल्लाह इसको क्लियर भी करेंगे। देखिए, बीटा एच सी जी के बारे में कुछ पॉइंट्स आप लोग ना लिखते जाएं, यहाँ पे वन बाय वन करके पॉइंट्स लिखते जाएं। बीटा एच सी जी, बीटा एच सी जी स्टैंडर्ड फॉर, हाँ जी, स्टैंडर्ड टेस्ट लिखें प्लीज। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर फॉर डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को जनाब अली डायग्नोज करने के लिए आपके पास इसको क्या क्या समझा जाता है, कि स्टैंडर्ड टेस्ट इसको समझा जाता है, ठीक है। फिर आप ये पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे कि बीटा एस सी जी, बीटा एस सी जी कैन बी डिटेक्टेड, कैन बी डिटेक्टेड। जनाबली ये क्या कर सकता है, कैन बी डिटेक्टेड इन, कहाँ कहाँ पे ये डिटेक्ट किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। एक तो आपके पास जनाबली ये सीरम में आप लोग इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, आप यूरिन एनालिसिस करते हैं, ठीक होगा जी। तो आप यहाँ पे एक एमसीक्यूज आता है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसको आपने एमसीक्यूज हाईलाइट कर लें प्लीज, यहाँ पे ऊपर लिख लें एमसीक्यूज। यहाँ पे आता है कि जी सीरम, अब इनमें इन दोनों में से कौन सा आपके पास ज्यादा मतलब कि इफेक्टिव है, क्या सीरम टेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर यूरिन एनालिसिस। तो आप लोग लिख लें कि सीरम, सीरम बीटा एच सी जी, सीरम बीटा एच सी जी इज मोर सेंसिटिव। ये आपके पास क्या होता है जी, मोर सेंसिटिव। ये आपके पास मतलब कि मोर सेंसिटिव होता है। एंड याद रखिएगा, एंड प्रीफर्ड, इसको फिर प्रीफर्ड भी किया जाता है क्योंकि ये ज्यादा मतलब कि सेंसिटिव है, तो ये इसको फिर प्रीफर्ड किया जाता है। इफ, हाँ जी, प्रीफर्ड इफ मेंस्ट्रुएशनल लिखें प्लीज। इफ menstruation period is, if menses का जो पीरियड है ना, if menstruation period is less than 1 week। अब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि अगर आपके पास हिस्ट्री हो जनाबली लेस देन 1 वीक लेट, लेस देन 1 वीक लेट। अब इसका मतलब क्या है, मैंने ये आपको समझाना है क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू भी आता है, प्रैक्टिकली भी आप इसको मतलब कि अप्लाई कर रहे होते हैं। ये इसमें कहता है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब फर्टिलाइजेशन होती है ना, मतलब कि ऑन द डे ऑफ 14, जब 14 डे पे जनाबेली एग और स्पर्म आपस में मिल जाते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट, जाइगोट एम्ब्रियो। एम्ब्रियो आपके पास जनाबेली कहाँ पे जाता है कि एंडोमेट्रियम में, और एंडोमेट्रियम में जब इसकी इम्प्लांटेशन हो जाती है तो एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन होने के 1 वीक आपके पास यहाँ पे लग जाता है। ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। मतलब कहने का ये है कि अगर ये फ्लोपियन ट्यूब्यूल है ना, यहाँ पे ये फंडस है, यहाँ पे जनाबेली फ्लोपियन ट्यूब्यूल, ये आपके पास बॉडी ऑफ द यूट्रस है। अगर यहाँ पे जनाबेली क्या हुई है कि आपके पास एग है और यहाँ पे प्लस आपके पास जनाबेली यहाँ पे स्पर्म मिला है, अब इनके मिलने से यहाँ पे जो आपके पास जाइगोट है, इधर आके क्या होगा, इम्प्लांटेशन। अब इस प्रोसीजर को आपके पास कितने वीक लगते हैं, 1 वीक लगता है, इसको 1 वीक लगता है यहाँ से एम्पूला से कहाँ तक इम्प्लांटेशन होने में, एंडोमेट्रियम में आने में, ठीक है। तो पता ये चला कि यार रखे, मैंने एक बात आपको बताई थी कि आफ्टर इम्प्लांटेशन आपके पास कुछ सेल्स होते हैं जो कि ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स हैं, जिसको आप कहते हैं सिन सिटियो ट्रोफोब्लास्ट। सिन सिटियो ट्रोफोब्लास्ट, जब यहाँ पे आपके पास इम्प्लांटेशन हो जाती है, तो मैंने एक बात कही थी, आफ्टर इम्प्लांटेशन, आफ्टर इम्प्लांटेशन, जब इम्प्लांटेशन जनाबे वाली हो जाती है तो आपके पास जो सेल्स हैं आफ्टर इम्प्लांटेशन, सिन, हाँ जी, सिन सीटियो ट्रोफोब्लास्ट, ये जो सेल हैं ये आपके पास क्या करते हैं जनाबे वाली, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल
टू रिलीज, रिस्पॉन्सिबल टू रिलीज, ये किसको रिलीज करते हैं? बीटा एससीजी को। ये तो बात आप लोगों ने पढ़ी थी, किसको? बीटा एससीजी को। तो ये आप लोगों ने बात की। अगर एक वीक मेंसेस अगर किसी फीमेल के लेट हो जाते हैं, मतलब क्या कि अगर किसी फीमेल के एक एक वीक, एक हफ्ता जनाब उसके मेंसेस नहीं आए, तो उसमें जो बेस्ट टेस्ट फॉर कंफर्मेशन ऑफ द प्रेगनेंसी है, कि रीजन आप लोगों को डिटेक्ट करने के लिए, भाई इसको मेंसेस हो सकता है कि उसको प्रेगनेंसी हो चुकी हो, तो भाई इसमें आप लोगों ने कौन सा टेस्ट करना है? वो आपके पास जो है ना, ये सीरम बीटा एसईजी है। सीरम बीटा एसईजी टेस्ट is a standard and best test for confirmation of pregnancy if menses late 1 week। ठीक होगा जी। तो इस तरह आप लोग मतलब कि ये एमसीक्यू तो आपके पास आता है, ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना, ये मिस नहीं कर सकते आप लोग। फिर लेकिन अगर बात आ जाती है, बट इफ लेट 2 वीक्स मेंसेस, अगर 2 वीक्स आपके पास हो जाते हैं, बट ये भी लिख लें, बट इफ मेंसिस लेट, मेंसिस जनाबेली लेट हो जाते हैं, बट इफ मेंसिस लेट 2 वीक्स, अगर तो 2 वीक्स जनाबेली लेट हो जाते हैं, तो देन बीटा एच सी जी, देन बीटा एच सी जी डिटेक्ट, इसको फिर कहाँ पे डिटेक्ट किया जाता है? सॉरी, इसमें डिटेक्ट की स्पेलिंग इसमें देखें, डिटेक्ट, देन इसको जनाबेली डिटेक्ट किया जाता है इन डैश, फिर इसको यूरिन एनालिसिस में किया जाता है। तो मेरे ख्याल में ये आपको पॉइंट दोनों क्लियर हो गए। अगर आज के बाद एक फीमेल है जनाबेली, उसका एक हफ्ता मेंसेस नहीं आए, ये आजकल मतलब कि घरों में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, नेचर है ना, नेचुरल है, नेचुरल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अभी डॉक्टर साहब इसमें कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए, ठीक है, मतलब देखें, आपकी वालदा ही आपसे पूछ सकती है कि बेटे अब इस तरह मतलब कि सिनेरियो चल रहा है, ठीक है, 1 वीक हो गया मेंसेस नहीं आए, आप क्या बताएंगे? आप ये बताएंगे कि अगर 1 वीक हुआ है तो आप जाकर बीटा एससीजी का जनाबेली टेस्ट करवा लें, किसमें? सीरम में। अगर जनाबेली 2 वीक की बात आ गई है, तो फिर आप क्या बताएंगे? यूरिन एनालिसिस कर लें, ठीक होगा। तो यूरिन टेस्ट जनाबेली आप लोगों को ये पता होना, ये बड़ा इजी होता है, इसमें एक स्टिक लेते हैं और उसके अंदर जनाबेली आपको पता चल जाता है। ये मतलब आजकल तो ये डिस्पेंसर्स वगैरह जो है, उन्होंने भी ये स्टिक्स वगैरह रखी होती है। मेरे ख्याल में ये पॉइंट आपके पास क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं, यहाँ पे थर्ड फोर्थ पॉइंट। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? एनी क्वेश्चन प्लीज? आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ? प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप अपने जनरल प्रैक्टिशनर्स के अंदर एज ए एमओ काम करेंगे, तो ये आप लोगों को पॉइंट यहाँ पे पता होने चाहिए, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं। देखिए, बीटा एससीजी प्रोड्यूस बाय द प्लेसेंट। अब ये भी देखें, सेंसिटियोसाइट्स टोफोब्लास्ट जो सेल्स हैं, ये आपके पास वहां से तो रिलीज होता है साइड बाय साइड। ये भी अब बात आप लिख लें कि बीटा एच सी जी प्रोड्यूस बाय प्रोड्यूस प्रोड्यूस बाय, हाँ जी, बाय द प्लेसेंटा। जो ये भी आपने जनाबेली पॉइंट यहाँ पे याद रखना, प्रोड्यूस बाय द प्लेसेंटा। देखें, एक बात यहाँ पे लिख लें कि भाई पीक लेवल, पीक लेवल जो इसका होता है ना, पीक लेवल ऑफ बीटा एच सी जी एट, कब होता है? पीक लेवल इसका होता है जनाब अली एट फर्स्ट 10 वीक पे। कौन से फर्स्ट 10 वीक्स पे इसका पीक लेवल होता है। तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, पीक लेवल के मतलब के कितना हो सकता है, ये अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये बताएं कि पीक लेवल मतलब कि कितना होगा बीटा एस सी जी का। तो वो आपके पास है जी 100 के, 100 के 100,000 जनाबेली आपके पास मिली इंटरनेशनल यूनिट के हिसाब से, ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर, ठीक होगा। तो इस तरह आप लोग मतलब कि इसका जो है ना यूनिट है 100 के आपके पास होगा, ठीक है। और पता चला यहाँ पे, मुझे एक बात बताएं कि भाई अगर हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपके पास कितने से है? 1 से लेकर 13 वीक्स तक है ना, 1 से लेकर 13 वीक। तो पता ये चलना कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर पीक लेवल होता है किसका? बीटा एससीजी का। मेरे ख्याल में ये पॉइंट आपके पास क्लियर हो गया। ये आपके पास क्या है जी? फर्स्ट ट्राइमेस्टर है ना, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपके पास 13 वीक्स आते हैं। तो यहाँ पे ये बात क्या कर रहा है कि बीटा एससीजी प्रोड्यूस बाय द प्लेसेंटा, पीक लेवल आपका बीटा एससी एट फर्स्ट 10 वीक्स। पता ये चला कि फर्स्ट 10 वीक्स पे इसका पीक लेवल होता है, और ये आपके पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर, या तो फर्स्ट 10 वीक्स आप बात कर लें या फर्स्ट ट्राइमेस्टर की आप बात कर लें। ये मेरा समझाने का आप लोगों को मकसद है, बाकी आप लोगों को बात समझ आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं, देख लें। लेकिन बट देन, ये लिखे आगे, देन डिक्रीज थ्रू आउट,
देन डिक्रीज थ्रू आउट, देन ये डिक्रीज होता है थ्रू आउट द सेकंड ट्राइमेस्टर। भाई ये फिर सेकंड ट्राइमेस्टर से आपके पास क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये भी आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। फिर आ जाते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं कि भाई बीटा एस सी जी लिखें प्लीज, बीटा एस सी जी लेवल, ये लिखें बीटा एस सी जी लेवल डबल, ये आपके पास डबल होता है अप्रोक्सीमेटली, ये लिखिएगा जरा प्लीज, अप्रोक्सीमेटली डबल होता है, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली एवरी, लिख लें प्लीज, एवरी 48 आवर्स, हर 48 आवर्स के बाद आपके पास ये डबल होता है ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग, हाँ जी अर्ली, ड्यूरिंग अर्ली अर्ली प्रेगनेंसी, मतलब जब आपके पास इनिशियली प्रेगनेंसी होती है ना, मतलब 10 वीक्स की, आपने ये तो बात कंफर्म कर दी है, तो भाई 10 वीक्स के टिल 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 10 वीक्स आपके पास क्या होगा, बीटा एससीजी का लेवल जो वो पीक लेवल पे होगा। अब उस टाइम वो जो 10 वीक्स है या फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, उसमें जो हर 48 आवर्स के बाद बीटा एससीजी का लेवल जो है वो आपके पास डबल हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट इसमें वो कहना चाह रहा है। नेक्स्ट एक नोट लिख लें, साइड पे करके नोट लिखें, जो कि एज ए एमसीक्यू आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई बीटा एससीजी ओफन, लिखें प्लीज, बीटा एच सी जी ओफन, often used to diagnose, ये एमसीक्यूज आता है जी, ये एमसीक्यूज है, ये की फैक्ट में लिखा हुआ है, इसके ऊपर लिख लें एमसीक्यूज। बीटा सी जी ऑफन यूज टू डायग्नोज एक्टोपिक प्रेगनेंसी, भाई एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी को डायग्नोज करने के लिए आप लोग मतलब कि क्या करते हैं, बीटा सी जी का टेस्ट कर लेते हैं। पता है बीटा, जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो पेल्विक पेन बहुत ज्यादा होती है ना, फिर पेल्विक पेन को भी आप लोग मतलब साइड बाय साइड इसको डायग्नोज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब अगर कोई आपसे फंक्शन की बात करें, मुझे एक बात बताएं, अगर आप वन लाइन एमसीक्यूज में या वन लाइन जनाब अली फंक्शन ऑफ बीटा एससीजी आपसे कोई पूछना चाहे तो आप क्या बताएंगे? आप यही बताएंगे ना कि फंक्शन ऑफ बीटा एससीजी क्या है, कि भाई ये डायग्नोज करवाता है, किस चीज को, डायग्नोज टू प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी, अब इसका और भी फंक्शन है, अभी मैं आगे बात करता हूँ। डायग्नोज टू प्रेगनेंसी के अंदर जनाब अली आपके पास रोल प्ले कर रहा है। देखें, सेकंड, ये तो एक तो बात आपने कर दी कि भाई डायग्नोज टू प्रेगनेंसी। सेकंड, जब एग रिलीज होता है ना, तो रिमेनिंग आपके पास बचने वाले को जो स्ट्रक्चर उसको आप कहते हैं, मुझे एक जल्दी से बात बता दें यार प्लीज। जब एग है, ये मतलब कि आपके पास फोलिकल फोलिकल था, ठीक है, अब इस फोलिकल के अंदर जो एग है वो आपने जनाब अली इसको रिलीज कर दिया, बाकी इसको क्या कार्पस ल्यूटम कहते हैं ना, कार्पस ल्यूटम कहते हैं। अब ये जो कार्पस ल्यूटम को जनाब अली अलाइव रखना, वैसे देखें मेरी बात सुन लें, ये जो कार्पस ल्यूटम आप लोगों को पता है कि ये 40 डे पे जाके कार्पस ल्यूटम डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, ऐसे ही है ना, 40 डे पे क्या हो जाता है, रीजनरेट स्टार्ट होना, डीजनरेट स्टार्ट होना, मतलब कि शुरू स्टार्ट हो जाता है। और याद रखिएगा कि कार्पस ल्यूटम का काम क्या है, इसके फंक्शन को मुझे जल्दी से बता दें। कार्पस ल्यूटम का जो काम है वो आप लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। कार्पस ल्यूटम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूस टू प्रोजेस्टिरोन, ये आपके पास रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल फॉर, हाँ जी, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज टू प्रोजेस्टिरोन, प्रोजेस्टिरोन को जनाबली रिलीज करने का इसका मतलब की जिम्मेदारी है। ठीक हो गया जी। फिर आप लोग ये भी बात जानते हैं कि जब प्रोजेस्टिरोन, प्रोजेस्टिरोन का काम क्या है, हाँ जी मुझे ये बताएं जरा, इसका काम, इसका भी फंक्शन आप लोग जानते हैं और आप लोगों ने बड़ी डिटेल में इसकी बात की है। इसका जो फंक्शन है वो आपके पास ये है कि प्रोजेस्टिरोन, लिख ले प्लीज, प्रोजेस्टिरोन प्ले रोल, प्रोजेस्टेरोन प्ले रोल, ये रोल प्ले करता है किसके अंदर, इन स्टेबिलाईजेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, इन स्टेबिलाईजेशन, इन स्टेबिलाईजेशन, स्टेबिलाईजेशन ऑफ, हाँ जी, स्टेबिलाईजेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम की जनाबली स्टेबिलाईजेशन के अंदर किसका रोल होता है, आपके पास है प्रोजेस्टेरोन को। प्रोजेस्टेरोन आता कहाँ से, कार्पस ल्यूटेम, कार्पस ल्यूटेम कहाँ से आता है, जब ग्रेफियम फोलिकल की रैप्चरिंग होती है, ग्रेफियम फोलिकल की रैप्चरिंग कौन करवाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहाँ से आता है आपके पास, एंटीरियर पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी से जनाबेरी कैसे कब आता है, जब गोनेडोट्रोपिक रिलीज हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक कहाँ से आता है आपके पास, हाइपोथैलेमस से, ये आपके पास सीरीज आप लोग जानते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं जी, आगे बात करते हैं जी, कार्पस ल्यूटम, अब बात मैं करने लगा इसकी। ये जो कार्पस ल्यूटम है ये ऑन द डीजनरेट स्टार्ट टू डीजनरेट स्टार्ट स्टार्ट टू डीजनरेट, ये नॉर्मली डीजनरेट स्टार्ट टू 40 डेज
बाद जो है ना स्टार्ट टू डीजनरेट आफ्टर आफ्टर 14 डेज। 40 डेज के बाद जनाब ये स्टार्ट होना, डीजनरेट होना स्टार्ट हो। अगर प्रेगनेंसी ना हुई, अब सुने यहाँ पे बात करने वाली है, अगर तो प्रेगनेंसी ना हो तो 14 डेज के बाद, इफ नॉट प्रेगनेंसी, इफ नॉट प्रेगनेंसी ओकर, अगर तो प्रेगनेंसी आपके पास नहीं होती, ठीक है जी, तो ये 14 डेज के बाद डीजनरेट होना, डीजनरेट मतलब क्या करता है, और हमें बड़े अच्छे से पता है कि कार्पस ल्यूटम प्रोजेस्टेरोन को जनाब रिलीज कर रहा होता है, ठीक है जी। तो डीजनरेट के बाद प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा। मुझे एक बात बताएं, जब ये डीजनरेट हो जाए अगर 14 डेज के बाद, तो क्या प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा? नो। जब प्रोजेस्टेरोन रिलीज नहीं होगा, एंडोमेट्रियम पर जो स्टेबलाइजिंग इफेक्ट था वो खत्म हो जाएगा, और एंडोमेट्रियम की जो शेडिंग आपके पास, एंडोमेट्रियम की क्या होगी, शेडिंग होगी, किसकी फॉर्म में, मेंसिस की फॉर्म में। तो यही तो आपके पास मेंसिस है, ठीक है। मेरे ख्याल में ये बात आप समझ गए ना, कि भाई कहने का मतलब ये है ना कि अगर कार्पस ल्यूटम जो है, अगर कार्पस ल्यूटम जनाब अली आपके पास डीजनरेट हो गया, उसने प्रोजेस्टेरोन ही नहीं दी, जब प्रोजेस्टेरोन नहीं देगी तो वो एंडोमेट्रियम, प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है, इसको स्टेबलाइज करना। जब एंडोमेट्रियम को स्टेबलाइज नहीं करेगा तो वो मेंसिस की फॉर्म में क्या हो जाएगी, हाँ जी, रिलीज हो जाएगी। तो यही तो आपके पास मेंसिस है। अब बात कर लेते हैं जाके, देखें तो ये यहाँ पे आपको सिनेरियो पता चल गया। उसके बाद क्या है, सेकंड सिनेरियो की तरफ बात करते हैं। नंबर वन सिनेरियो तो आपके पास है, अगर अगर आपके पास प्रेगनेंसी नहीं होती तो फिर तो कार्पस ल्यूटम आपके पास मतलब कि डीजनरेट होगा। फिर नेक्स्ट जो सेकंड आपके पास कंसेप्ट है ना, उस कंसेप्ट को भी जरा देख लें। अगर प्रेगनेंसी हो जाए, इफ प्रेगनेंसी ओकर, प्रेगनेंसी इफ प्रेगनेंसी ओकर, अगर तो आपके पास प्रेगनेंसी हो गई है, तो बीटा एस सी जी जनाबे अली देखें, तो बीटा एस सी जी कार्पस ल्यूटम को क्या करता है, याद रखिएगा, बीटा एस सी जी कार्पस ल्यूटम पे स्टिमुलेटरी इफेक्ट रखता है, ठीक होगा जी। तो देन आप लोग ये बात याद रखिए, एक नोट कर लें, ये नोट कर लें कि बीटा एच सी जी हैज स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑन, हाँ जी, स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑन जनाबे अली कार्पस ल्यूटम। कार्पस ल्यूटम किसके ऊपर क्या होता है जी, स्टिमुलेटरी इफेक्ट होता है। इफ प्रेगनेंसी ऑकर, तो देन आपके पास बीटा एससीजी कार्पस ल्यूटम के ऊपर स्टिमुलेटरी इफेक्ट होगा, और फिर कार्पस ल्यूटम जनाब अली 14 डेज के बाद जो डीजनरेट होना था वो डीजनरेट नहीं होगा, तो बल्कि ये इसको अलाइव रखेगा, किसको, कार्पस ल्यूटम को। जब कार्पस ल्यूटम अलाइव रहेगा तो क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन की सक्रीशन करवाएगा। तो प्रोजेस्टेरोन देखें, इफ प्रेगनेंसी ऑकर देन, लिख लें, देन बीटा एच सी जी हैज स्टिमुलेटरी स्टिमुलेटरी इफेक्ट, हाँ जी, स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑन, स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑन कार्पस ल्यूटम, एंड रिजल्टेंट 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 कार्पस ल्यूटम विल अलाइव, ये अलाइव रहेगा, एंड प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस करेगा किसको, प्रोजेस्टेरोन को, एंड प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्टी देन प्रोजेस्टेरोन देन प्रोजेस्टेरोन देन प्रोजेस्टेरोन प्ले रोल, ये रोल प्ले करेगी किसमें, इन स्टेबलाइजेशन, इन स्टेबलाइजेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, इन स्टेबलाइजेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की जनाबे वाली एंडोमेट्रियम की जो है लेयर है, इसकी स्टेबलाइजेशन। एंडोमेट्रियम के आगे फर्दर कितनी लेयर है, दो लेयर है ना, बेसल लेयर और फंक्शनल लेयर। तो इन दोनों को ये फिर क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। प्रोजेस्टेरोन प्रिवेंट, ये पॉइंट याद रखिएगा, एंड प्रोजेस्टेरोन इसका फंक्शन है, प्रोजेस्टेरोन प्रिवेंट, एंड प्रोजेस्टेरोन प्रिवेंट, ये प्रिवेंट करता है जनाब अली कंट्रैक्शन ऑफ, स्मूथ मसल, कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ द यूटरस, स्मूथ मसल ऑफ यूटरस। तो ये आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक हो गया जी, मेरे ख्याल में पॉइंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है एक, अगर आपके माइंड में भी आया तो क्वेश्चन रेज होता है कि ये कब तक होता है, हाँ जी, क्या ख्याल है, आता ना, ये कब तक होता है, मतलब ऐसे, मतलब बीटा एससीजी है वो आपके पास लाइव रखता है, कार्पस ल्यूटम आपके पास प्रोजेस्टेरोन को जनाबे रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन आपको पता है स्टेबलाइज करती है। क्वेश्चन ये रेज होता है कि यहाँ ये कब तक होता है, होगा, ये चीज है।
तो कब तक कार्पस ल्यूटम प्रोजेस्टेरोन को जनाबेली सक्रीट करेगा, ये क्वेश्चन है। ये आप लोगों को पता होना, क्वेश्चन कोई भी आपसे कर सकता है कि कब तक कार्पस ल्यूटम प्रोजेस्टेरोन को सक्रीट करता रहेगा। आंसर बताएं ना, आंसर आप लोगों के पास है भाई। कब तक कार्पस ल्यूटम प्रोजेस्टेरोन को सक्रीट करता रहेगा, आंसर आपके पास है। मुझे एक बात बताएं, बीटा एससीजी का जो पीक लेवल है कब तक होगा? बीटा एससीजी का जो लेवल है, पीक है, जो कब तक होगा? 10 वीक्स। तो 10 वीक्स के बाद ये तो बीटा एससीजी का लेवल डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है ना। थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर तो वैसे ही ऑफ हो जाता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में वैसे डिक्रीज हो जाता है। तो फिर 10 वीक में जाके ये आपके पास 100 के होता है पीक लेवल। तो भाई 10 वीक्स तक, कब तक कार्पस ल्यूटम विल प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन, विल secrete प्रोजेस्टेरोन टिल 10 वीक्स। ये लिखें, कार्पस ल्यूटम विल secrete प्रोजेस्टेरोन, ये जनाब अली प्रोजेस्टेरोन को सक्रीट करेगा टिल, हाँ जी, 10 वीक्स। तो 10 वीक्स जनाब अली आप लोगों को पता होने, रीजन रीजन आपके पास है, ऊपर मैंने रीजन आपको बता दी, ये एक नोट लिख लें, इंपॉर्टेंट आपके पास है ये नोट है, ठीक होगा जी, क्लियर। नेक्स्ट, आफ्टर 10 वीक्स अब क्या होगा? हाँ जी, क्या भाई 10 वीक्स तक प्रोजेस्टेरोन रहेगा तो बाद में क्या प्रेगनेंसी फिर जाया हो जाएगी? हाँ जी, क्या ख्याल है? फिर बाद में भी तो कुछ ना कुछ होगा ना। प्रोजेस्टेरोन का तो काम है टिल बर्थ आपके पास जनाब अली स्टेबलाइज रखना, किसको? एंडोमेट्रियम को। तो फिर भी प्रोजेस्टेरोन तो आना ही है। तो आप लोग जानते हैं फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप 1 बेसिक साइंस प्रोजेस्टेरोन के बारे में, कि भाई आफ्टर 10 वीक्स प्लेसेंटा खुद से प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है। तो प्रोजेस्टेरोन का जो एक सोर्स है वो प्लेसेंटा भी है। तो आप लोग लिखें, लेटर एंड लेटर ऑन प्लेसेंटा, प्लेसेंटा जनाब अली विल प्रोड्यूस, प्लेसेंटा विल प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस करेगा, विल प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन, विल प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन टिल बर्थ। कब तक? टिल बर्थ। तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि कार्पस ल्यूटम विल secrete प्रोजेस्टेरोन टिल 10 वीक्स, लेटर ऑन प्लेसेंटा विल प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन टिल बर्थ। तो ये आप लोगों को पॉइंट यहाँ तक पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल में ये बात समझ आई आपको कि नहीं आई? बताए ना यार। बीटा एससीजी ऑफन यूज टू डायग्नोज एक्टोपिक प्रेगनेंसी, फिर मैंने फंक्शन की बात की, फिर मैंने आपको ये कहा कि फंक्शन के हिसाब से बीटा एच सी जी विल अलाइव, विल अलाइव टू, हाँ जी, कार्पस ल्यूटम। फिर आगे हमने बात की कार्पस ल्यूटम पे, यहाँ से स्टार्ट की ऐसे। तो ये आप लोग फंक्शन पे बात कर रहे थे और आप लोगों को यहाँ से मैंने ये कुछ बातें रिकॉल कर दी। एनी क्वेश्चन प्लीज बताएंगे? अब यहाँ से रीड कर लें, थोड़ा सा इसको देख लें। कहते हैं बीटा एससीजी, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस प्रेगनेंसी कैन बी डिटेक्टेड इन द सीरम एंड यूरिन। उसके बाद सीरम बीटा एससीजी इज मोर सेंसिटिव एंड प्रीफर्ड इफ मेंस्ट्रुएशन पीरियड इज लेस देन 1 वीक डिले आपके पास हो जाए। प्रोड्यूस बाय द प्लेसेंटा आपके पास जनाबली पीक है 100 के इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर बाय 10 वीक्स। गस्टेशनल एज, जब आपके पास मतलब कि गस्टेशन एज का आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, डिक्रीज थ्रू आउट द सेकंड ट्राइमेस्टर, ये डिक्रीज होता रहता है थ्रू द सेकंड ट्राइमेस्टर, एंड लेवल ऑफ इन द थर्ड ट्राइमेस्टर, ये बात नहीं हमने लिखी क्या? एंड बीटा सी जी लेवल ऑफ इन थर्ड ट्राइमेस्टर, ये लिखें प्लीज। एंड बीटा एच सी जी लेवल आपके पास ऑफ होता है, ऑफ बीटा सी जी लेवल जनाब अली आपके पास ऑफ इन थर्ड ट्राइमेस्टर, इन थर्ड ट्राइमेस्टर, ये लिख लें प्लीज। इन थर्ड ट्राइमेस्टर, ये थर्ड ट्राइमेस्टर में तो वैसे ही ऑफ हो जाता है ना, तो ये आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो गया। अच्छा, फिर यहाँ पे आपने ये बात की कि जनाब अली बीटा सी जी लेवल डबल अप्रोक्सीमेटली every 48 hours during the early pregnancy. This often, beta HCG often used to diagnose ectopic pregnancy when doubling is abnormal. When doubling is abnormal, तो ये मतलब जब आपके पास जनाबेली फर्टिलाइजेशन अबनॉर्मली होती है, तो इसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी को जनाबेली डायग्नोज करने के लिए ये भी लिख लें कि डबलिंग इज नॉर्मल। ये आगे इंशाल्लाह आप लोग बात करेंगे, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है जी अल्ट्रासोनोग्राफी, सेकंड। हाँ जी, ये क्लियर हो गया आपके पास? बीटा एससीजी की इंफॉर्मेशन जितनी आपके पास क्लियर है, बताएं प्लीज। नंबर 2 पे लिखें, डायग्नोज के लिए आप लोग करते हैं क्या है?
आप लोग नंबर 2 पे लिख लें जी, अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी। अच्छा, ये यहाँ से एमसीक्यूज है, ठीक है। अल्ट्रासोनोग्राफी आप लोगों को मैंने बताया भी था, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर मोस्ट रिलायबल मेथड है, ठीक है, फॉर कंफर्मेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। ये भी एक बात की थी आप लोगों ने। देखें, अल्ट्रासोनोग्राफी यूज टू कंफर्म एंड इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी, ठीक है। जब यूट्रस के अंदर जनाबे अली आपके पास बेबी है, तो इसको आप करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए कि प्रेगनेंसी है कि नहीं, उसमें आप लोग करते हैं, ठीक है। तो लिख लें प्लीज, अल्ट्रासोनोग्राफी used to, हाँ जी, used to confirm जनाब अली एंड confirm and intrauterine, हाँ जी, इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी। यूट्रस के अंदर जो प्रेगनेंसी है जनाब अली बेबी, उसको आप क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। कहाँ से डॉक्टर साहब? यहाँ से बताएं प्लीज। तो अल्ट्रासोनोग्राफी यूज टू कंफर्म एन इंट्रायूटराइन प्रेगनेंसी, ये इसकी बात करेंगे आप लोग। और इसके अलावा ये जो आप अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, ये आप करते हैं ट्रांसविजाइनल ट्रांसविजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी। ट्रांसविजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी का मतलब अब क्या है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। देखें, आप वजना से प्रोब को जो है ना, मतलब के डालते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये आपके पास फ्लोपियन ट्यूब फंडस यूट्रस है, और यहाँ पे आपके पास सर्विक्स और ये बर्थ कनाल है, ठीक है, वजाइना कनाल। यहाँ से आप प्रोब को डालते हैं, और आप प्रोब को डालते प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी बाय, ये लिख लीजिएगा प्लीज, बाय, ये बाय लिखें, बाय 5 वीक्स। अगर तो 5 वीक्स हो चुके हैं प्रेगनेंसी को, तो फिर 5 वीक्स ऑफ गेस्टेशनल एज, अगर उसमें से ये आपके पास आ चुके हैं, फिर बीटा एसईजी इन द रेंज ऑफ, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि बीटा एसईजी इन द रेंज ऑफ, बीटा एसईजी इन रेंज रेंज ऑफ 100, हाँ जी, इन रेंज ऑफ 1000 टू 1500, वही इंटरनेशनल आपके पास मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर आपके पास इसका। अगर तो इतना है तो आप लोग ये मतलब क्या करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए जी, अल्ट्रासोनोग्राफी का ये 5 वीक्स वाला जो है ना, मतलब कि एमसीक्यू आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें ये पूछा जाता है। ठीक हो गया जी। तो ये था डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, इसी की हम बात। अच्छा, आपकी ना बुक में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि की फैक्ट में, गेट द क्वांटिटेटिव सीरम बीटा एससीजी, डायग्नोज एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड फॉलो फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ द ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज है। टू मॉनिटर ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज, स्क्रीन फॉर फीटल एन ईओप्लाइडी। एन ईओप्लाइडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ऑटोसोमल डिजीज है, और सेक्सुअल डिजीज आप लोगों ने इसमें बात की थी जनरल पैथोलॉजी के अंदर, ठीक है, सॉरी, इसमें गायनी में, गायनी के अंदर। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको साइड बाय साइड, और तो यहाँ तक इसका डायग्नोस क्लियर हो जाता है। थैंक्स फॉर योर